हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच यू लूप, द लूप यू कांट एग्जिट फ्रॉम। आज हम करेंगे आईआईटीएम का डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन मैथ्स वन का वीक वन सेट थ्योरी। और इसमें हम करेंगे कंप्लीट लेक्चर विद ऑल द एक्टिविटी क्वेश्चंस। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन में हम करेंगे नेचुरल नंबर से लेके सेट ऑपरेशंस तक, और एक्टिविटी क्वेश्चन टिल 1.7, और 1.8 टू 1.11 जो एक्टिविटी क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट में, और विद रिलेशंस एंड फंक्शन। तो इसमें हम कवर कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ सेट ऑपरेशंस तक। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं? एन से। और ये जाते कहाँ से हैं? वैसे तो नॉर्मली वन से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, पर इस डेटा साइंस में हम इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम इसको वोल नंबर भी नेचुरल नंबर के अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पे पहले लिख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं ऑन ए नंबर लाइन। इसके बीच में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आते, जैसे 1.1, 1.2। ये सिंपल इंटीजर्स होते हैं, लाइक -4, -3, -1000, +5000, और इनको डिनोट करते हैं जेड से। नोटेशन सबकी याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे भी आएंगी। इसके बाद है अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो कि हमारे होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉड्यूलो। ये चार तो नॉर्मल है, जो सबको पता होंगे। इंपॉर्टेंट है इसमें मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या होता है? मॉड्यूलो ऑपरेटर में बेसिकली क्या में देता है? रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल, जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 1। सो 10 mod 3 हो गया 1। वैसे ही जब हम 1000 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा 1000 mod 100 क्या आ गया? 0। 17 को हम डिवाइड करेंगे 11 से तो हमारा रिमाइंडर क्या है? 6। तो सेम वे में 17 mod 11 क्या हो गया? 6। अब एक और चीज़, अगर a इज़ अ फैक्टर ऑफ b, देन b mod a इज 0। जैसे 100 जो है ये फैक्टर है किसका? 1000 का। सो अगर ये हमारा b, ये है हमारा a, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, b mod a इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल वही है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बस ये वर्डिंग्स में कन्फ्यूजन ना हो, तो नॉर्मल यहाँ पे बता गया मैं। उसके बाद आते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन। एक्टिविटी 1.1। पहला क्वेश्चन, बिलो इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमें लिस्ट दे रखी है, हमें बताने इसमें से नेचुरल नंबर कौन से हैं। नेचुरल नंबर जाते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमें नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं और डेसिमल्स नहीं लेने हैं। तो ये फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है क्योंकि माइनस हो गया। 0 हम लेंगे, 1 भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नेचुरल नेचुरल, ये नहीं है। 100 भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल, ये नहीं है। तो मैं टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस क्वेश्चन में टोटल हमारे 9 नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट, हमें दे रखा है क्लास में m स्टूडेंट्स हैं, और हर एक स्टूडेंट को दिए गए हैं 3 पेन, और लास्ट में बच चुके हैं 4 पेन। तो इफ़ देयर आर 70 पेन्स इन टोटल, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m? अगर टोटल पेन्स है अपने 70 और उसमें से 4 पेन बच गए हैं, तो कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए? -4 कर देते हैं, मतलब 66 पेन डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। अगर 66 पेन डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, और हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। पर स्टूडेंट्स को कितने मिले हैं? 3 पेन। तो अगर हम 66 को डिवाइड कर दे 3 से, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें जिनको पेन डिवाइड हुए हैं। तो हमारे होंगे 22 स्टूडेंट्स। इसका आंसर होगा 2, हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर। उसके बाद आता है 3, उसके बाद 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। कोई मिस तो नहीं किया? नहीं। और उसके बाद अपना आता है 53। तो हमारा 53 होगा 16th प्राइम नंबर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इफ़ x mod 3 इज़ 1। मतलब जब हमने x को 3 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 1। x mod 7 इज इक्वल टू 4। जब हमने x को 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 4। तो हम बताने x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी।
तो हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। सबसे पहले 25, जब हमने 25 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1, ये तो सही है। और जब हमने 25 को 7 से डिवाइड किया हमारा रिमाइंडर आएगा 4, सो 25 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं 34, जब 34 को हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, जब हमने 34 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 6, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है 58, जब हमने 58 को 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 1, और जब 58 को हमने 7 से किया तो हमारा रिमाइंडर आया 2, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है 67, जब हमने 67 को 3 से डिवाइड किया हमारा रिमाइंडर आया 1, और जब हमने 67 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 4, क्योंकि 63 प्लस 4 67, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th, सपोज शीतल्स बर्थडे इज ऑन 5th ऑफ अक्टूबर। शीतल है, उसका बर्थडे है 5th अक्टूबर को। कार्तिक्स बर्थडे इज ऑन क्यूएथ ऑफ अक्टूबर। कार्तिक का बर्थडे है क्यूएथ ऑफ अक्टूबर को, क्यूएथ ऑफ नवंबर को सॉरी। वेयर पी एंड क्यू आर परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्यू भी परफेक्ट स्क्वायर है। और जो शीतल है 10 days बिफोर बोर्न हुई है किसके, कार्तिक के। तो अब हमें देखना है पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें, और क्वेश्चन में पूछी है p माइनस 2q की वैल्यू, तो हमें पहले p और q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे वो, तो अगर ये मंथ के अंदर कोई डेट है तो वो 1 से 30 के बीच में ही होगी, तो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो भी 1 से 30 के बीच का ही कोई होगा। 1 से 30 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन से आते हैं, 4, 1, 9, 16, 25, ये 5 ही आते हैं। अब हमें देखना है इनमें से किसका डिफरेंस जो है वो है 10 के इक्वल। और सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है हमें कि डिफरेंस मंथ है अक्टूबर और नवंबर। तो अगर मैं देखूँ 25 और अक्टूबर और अगर 4th ऑफ नवंबर है, इनके बीच का गैप है 10 दिन का, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मैं p माइनस 2q की वैल्यू मिल गई है। पहले बोर्न कौन हुई थी, शीतल, तो शीतल का बर्थ डेट होगी 25 अक्टूबर, मतलब p की वैल्यू है 25 और q की वैल्यू है उस हिसाब से 4। p की वैल्यू 25 माइनस 2q मतलब 2 इंटू 4, 25 माइनस 8 आ गया मैं 17, तो इसका आंसर है 70। एक साथ हमारा 1.1 खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो कि हो p बाई क्यू की फॉर्म में, जिसके अंदर अपना q शुड बी नॉट इक्वल टू 0। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, हम डिनोट करते हैं इसको q से। अब इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर में नॉट बी यूनिक, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल 10/20 इज अ रैशनल नंबर, 1/2 इज अ रैशनल नंबर, 100/200 इज अ रैशनल नंबर। ये तीनों इक्वल हैं, ये यूनिक नहीं है, लेकिन तीनों अलग अलग रैशनल नंबर्स हैं। क्योंकि इसको काट के देख लो तो 1/2 आ गया, इसको भी हमने काटा तो 1/2 आ गया। वैसे तो तीनों इक्वल हैं, पर जब हम इनको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो ये यूनिक नहीं है। इसके बाद आता है रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर इज p बाई क्यू। ये तो हमें पता ही है कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और इनको हमें लिखना होता है रिड्यूस्ड फॉर्म में। और जब हम इनको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा कॉमन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 100/200, अभी ऊपर लिया था। जब हम इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख लेंगे 1/2, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ऐसे हम ट्राई कर सकते हैं कोई और नंबर, जैसे 5/30, ये हो गया 1/6, इनका भी कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। रैशनल नंबर आर एक्सटेंड नेचुरल नंबर्स, मतलब हमारे जो नेचुरल नंबर है 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी, हम नेचुरल नंबर को एक्सटेंड कर दिया है तो हमारे पास आए रैशनल नंबर्स। मतलब हम किसी भी रैशनल नंबर से नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर जैसे 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/1,
तो ये रैशनल नंबर हो गया। पर कोई भी रैशनल नंबर है 1/2, ये तो अपना 0.5 के इक्वल होता है, तो मैं इसको इंटीजर या नेचुरल नंबर बना के नहीं लिख सकता। तो इस डेफिनेशन का ये मतलब था। अब इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या होता है? किसी भी नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर, किसी भी दो नंबर को जो एक नंबर सबसे बड़ा है वो डिवाइड करे, उसे कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास दो नंबर है, एक है 9 और एक है 12। सबसे पहले हमें देखना है इसे फैक्टर्स क्या हैं। इसके फैक्टर्स होंगे 3, फिर आया 3,4। अब ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए 3 और 4। मतलब सबसे बड़ा नंबर जो उनको डिवाइड करता है वो है 3। अब वो एक और एग्जांपल लेते हैं 15,45। 15,45 को सबसे बड़ा नंबर क्या डिवाइड करता है? वो है 15। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम 20,105। तो इनको कौन सा नंबर है सब जो डिवाइड करता है? वो है 5। So 5 is the greatest number that can divide both 20 and 105. अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जब हम निकालेंगे 0,q का, कोई भी नंबर है 0 तो सबसे डिविजिबल है, तो हमारा जो 0 होगा वही होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अगर 0 के साथ कोई भी नंबर है। सेम गोज टू 1,q। अगर कोई भी नंबर 1 के साथ है तो उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर खुद 1 ही हो सकता है। कोई भी नंबर हो 1,50, इसको हम डिवाइड क्या 1 से ही कर सकते हैं, उससे बड़ा तो कोई भी नंबर नहीं है जो डिवाइड कर दें दोनों को एक साथ। तो ये होते हैं हमारे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब हमें एक्टिविटी 1.2 पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर ट्रू। हमें बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है 4/7 इज ग्रेटर देन 5/8। तो जब हमने 4/7 किया हमारी वैल्यू आएगी अप्रोक्स 0.57, और जब हमने 5/8 किया तो हमारी वैल्यू आएगी अप्रोक्स 0.625। तो क्या ये कंडीशन सही है? नहीं, 0.625 बढ़ा, तो हमारा पहला तो हो गया गलत। नेक्स्ट पे आते हैं 12/17। 12/17 की वैल्यू आती है 0.70 और 7/13 की वैल्यू आती है 0.53। क्या 12/17 7/13 से बड़ा है? हाँ, तो ये अपना सही ऑप्शन है। अगला अपना 11/7। 11/7 होता है अपना 1.57 और 13/8 होता है 1.625। तो क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, हमारे ये भी गलत है। अगला ऑप्शन हमारा 7/15। 7 डिवाइड बाई 15 करने पे आता है अपना 0.46 और 2/5 करने पे आता है 0.4। क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, 0.46 पड़ा होगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट हमें बताना है इसमें से कौन सा रिड्यूस्ड फॉर्म में है। 5/60, ये तो और भी रिड्यूस हो सकता है क्योंकि 5 पे कट रहा है 1/12। सो पहला तो नहीं है रिड्यूस्ड फॉर्म में। कहाँ गया? ये रहा। अब नेक्स्ट पे चेक करते हैं 12/27। ये भी 3 पे कट रहा है 4/9, तो ये भी नहीं है रिड्यूस्ड फॉर्म में, ये भी गलत होगा। 11/18, ये 1 के अलावा किसी और पे डिविजिबल नहीं है दोनों, तो ये अपना सही है, ये आगे फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। अगला 13/91, ये तो 13 पे ही कट रहा है 1/7, तो ये भी अपना आगे रिड्यूस, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें GCD दे रखा है A,4 का 2 और GCD दे रखा है A,B का 1। और अगर 4 A से भी बड़ा है और B से भी बड़ा है और A और B नेचुरल नंबर है, हमें A और B की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले इसमें चेक कर सकते हैं ऑप्शंस। सबसे पहले क्या है अपना 2,1, A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 1। पहले ऑप्शन में हमें ये दे रखा है। अगर A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 1 है तो हमारे 2,4 में GCD क्या आएगा? 2। ये तो सही हो गया। और A,B मतलब 2,1, इसका GCD क्या होगा? ये भी होगा 1।
और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 4 बड़ा है 2 से भी और 1 से भी। हमने जस्ट वैल्यू पुट करी है ए और बी की, तो पहला ऑप्शन तो अपना बिल्कुल ट्रू है। अब मैंने नेक्स्ट 1,2 पे देखो, हमें हमेशा ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, पर इसमें 1 इज लेस देन 2, तो इसमें ए लेस देन बी है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया गलत। अब आते हैं नेक्स्ट पे 2,4। 2,4 भी सेम, इसमें बी की वैल्यू बड़ी है ए से, तो हमारा 2,4 भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं 4,2 पे। जब ए की वैल्यू 4 होगी 4,4, तो इसमें हमारा ग्रेटेस्ट डिवीज़र क्या आएगा, जीसीडी, तो इसमें हमारा 4 आ जाएगा। तो A,4 के जीसीडी 2 भी नहीं आ रहा, तो हमारा ये चौथा ऑप्शन भी होगा गलत। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन तो है ही नहीं, नेक्स्ट है अपने इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर डेट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P by Q, जिनको हम P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल पाई। पाई अपना क्या होता है 22/7, ये कुछ भी होता है 3.147, ऐसे समथिंग समथिंग आगे बढ़ता रहता है, इसका कोई एंड नहीं है। ये होते हैं अपने इरेशनल नंबर। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, √2, √3, 1.414, ये आगे चलता रहता है। जो नंबर बिना किसी नॉर्मल वे के अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, बिना किसी पैटर्न के, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अब आते हैं हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में दोनों पार्ट आते हैं, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। तो हम इसको कह सकते हैं रियल नंबर आर द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमने ऐसे पीछे भी किया हुआ था। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में हमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज नेचुरल। ये सही है, जब भी हम कोई दो नेचुरल नंबर्स का सम करेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही होगा। 5 + 7 12, 10 + 20 30, तो ये सही है, तो इनकरेक्ट तो नहीं है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही होगा, ये भी करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल -3 - 4 इज इक्वल टू -7, 7 - 3 इज इक्वल टू 4, तो ये हमेशा इंटीजर ही देगा, सही है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। तो कोई भी दो रैशनल नंबर है अपने पास, 3/5 फॉर एग्जाम्पल इंटू 7/9, ये आ गया अपना 21/45। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा रैशनल नंबर है वो मल्टीप्लाई करने के बाद इरेशनल में कन्वर्ट हो जाए, पर रैशनल इरेशनल दोनों ही किसके पार्ट है, रियल नंबर्स के। तो रियल नंबर तो हमेशा ही रहेगा, तो हमारा थर्ड भी सही है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, नहीं ये सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल √2 है हमारा एक इरेशनल नंबर, और हमारा दूसरा इरेशनल नंबर है √8। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, √16, और √16 क्या होता है 4। तो ये दो इरेशनल नंबर्स का सम हमारा क्या आ गया, रैशनल। तो ये है अपनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो फोर्थ है अपना आंसर। अब हमें करना है सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमें बताना है इसमें से इरेशनल कौन से होंगे सेकंड क्वेश्चन में। तो √3 इज अ इरेशनल नंबर, ई इज अ इरेशनल नंबर, √49 नहीं होगा क्योंकि √49 होता है अपने 7 के इक्वल, वो तो रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट 7/12, ये भी अपना नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर हो गया। 22 इज अ रैशनल, पाई इज अ रैशनल, तो ये अपना थर्ड 3 हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट √6, ये भी अपना इरेशनल है, तो टोटल अपना आंसर होगा 4 इरेशनल नंबर है इसमें। और बताना इंटीजर्स कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट तो ये 7 है, तो 1, 22 सेकंड, -35 थर्ड, 17 29 फोर्थ, -20,005। तो इसमें कितने हैं, 5 इंटीजर्स हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हम इस फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रखा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। क्या √2 कॉम्प्लेक्स नंबर है? इस पे आने से पहले हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, रियल नंबर्स एक्सटेंड रैशनल नंबर्स। ये तो सही है, मैंने अभी पीछे बताया था
कि रियल नंबर एक्सटेंड रैशनल नंबर्स और रियल नंबर एक्सटेंड इरेशनल नंबर, ये दोनों ही आंसर सही होते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर बता देता हूँ पहले क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जब भी रूट के अंदर नेगेटिव के साथ कोई भी नंबर लिखा हो तो वो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। इनको हम बाहर ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो अंदर लिखा हुआ माइनस अंडर रूट ऑफ -3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 आयोटा। ये आयोटा क्या है वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस को हटाने के लिए बाहर आयोटा लिख देते, तो इन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अंडर रूट ऑफ -2 कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ ये होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर ग्रेटर देन √2, मतलब 1.414 से बड़े, और लेस देन √3 मतलब 1.732 से छोटे, इनके बीच के हमें बताने हैं। तो 9/5 ये होता है अपना 1.8 के इक्वल, तो ये तो नहीं होगा। 3/2 1.5 ये होगा। 5/3 ये होता है अपना 1.66 के इक्वल, ये भी होगा। 17/10 ये होता है 1.70 के इक्वल, तो ये भी होगा। तो ये 3 जो होंगे अपने रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 है। नेक्स्ट आता है अपने सेट। तो सेट्स क्या होते हैं? सेट्स होते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से कलेक्शन को हम कह सकते हैं, जैसे लायन, टाइगर, नंबर डाल सकते हैं हम 10, 50, पाई, ये सब क्या होता है अपने, अगर हम किस को भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, तो ये अपने होते हैं सेट्स। अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं, पहला फिनाइट सेट और दूसरा इनफाइनाइट सेट। फिनाइट सेट क्या होते हैं? जिससे हम गिन सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो हम 100 से नीचे तक के सारे नेचुरल नंबर गिन सकते हैं, तो ये हो गया अपना फिनाइट सेट। अब हम एग्जांपल लेते हैं इनफाइनाइट सेट का। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? मैं मान लूँ नेचुरल नंबर, मैंने इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई है, तो इसमें नेचुरल नंबर क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 अप टिल इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। और इसमें क्या होगा? 0, 1, 2 और ये अप टू 99 तक ही जाएंगे। ये डिफरेंस है फिनाइट और इनफाइनाइट सेट में। अब हम सेट के कुछ एग्जांपल देखते हैं, वो सेट होते हैं नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट ऑफ टॉप 10 क्रिकेटर्स। अगर मैं टॉप 10 क्रिकेटर्स का नाम ले लूँ तो ये सब अलग अलग बताएंगे, कईयों के टॉप 10 अलग होंगे और कईयों के टॉप 10 अलग, इसमें डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, कोई भी नहीं बता सकता टॉप 10 क्रिकेटर्स है कौन। तो ये हमारा सेट का एग्जाम्पल नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये होता है मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। अब हम आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट। सेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेट के अंदर जो भी आइटम्स होती है उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जो हमने एलिमेंट्स लेते हैं, लायन, टाइगर, 10, 50, पाई, ये सब अपने एलिमेंट्स। अब ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन अ सेट। इसका क्या मतलब है? मैंने में से किसी को भी आगे लिख दिया, मान लो मैंने लायन को आगे लिख दिया, लायन को पीछे लिख दिया और टाइगर को आगे लिख दिया, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लायन, टाइगर, 10, 15 को मैं कैसे भी रीअरेंज कर सकता हूँ, तो ऑर्डर डजेंट मैटर। डुप्लीकेट्स इन अ सेट डज नॉट मैटर। अब मैं इसी सेट में अगर लायन को 2 बार लिख दूं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, या मैं दूसरे बनाता हूँ लायन, टाइगर, लायन। अगर मैंने इसमें 2 बार भी लाइन लिख दिया तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इटरेटर इसको या कंप्यूटर या जो भी यूजर है वो उसको एक ही बार मानेगा, लाइन 1 टाइम है और टाइगर भी 1 टाइम है। अगला, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कार्डिनैलिटी ऑफ द नंबर, फॉर एग्जांपल कार्डिनैलिटी एग्जांपल समझते हैं, मान लो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? 5 में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? पाई, ई, एप्साइलन, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 3, तो इसकी कार्डिनैलिटी होगी 3। नेक्स्ट, अब एक्टिविटी पे आते हैं। हमसे एक्टिविटी में पूछ रखा है कौन से सेट्स इसमें से सेम है, तो देखते हैं। अंकिता, कीर्तना, राजू और सुरेश, सबसे पहले तो हमें एस सेट दे रखा है, इसके अंदर से सब निकले हुए, तो हमें देखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है राजू, अनिकिता, कीर्तना, राजू। 2 बार है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसको एक ही बार मानेंगे।
अंकिता भी 2 बार है तो इसको भी हम एक ही बार मानेंगे। सुरेश, तो क्या ये इस सेट के साथ मैच करता है फर्स्ट? हाँ करता है। अब सेकंड पे आते हैं। कीर्तना, सुरेश, धीरज। इसमें धीरज आ गया पर इस एस सेट में धीरज कहीं नहीं था तो ये गलत हो गया। फर्स्ट होगा सेकंड नहीं होगा। अब थर्ड पे आते हैं। सुरेश, राजू, अंकिता, कीर्तना, चारों वही सेम है तो ये तो होगा। धीरज, इसमें भी धीरज आ गया, धीरज तो ऊपर दे ही नहीं रखा तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। सो हमारा आंसर कहाँ दे रखा है? ओ ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ दे रखा है, हाँ दे रखा है हमें, तो ये होगा अपना आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 3 पाई टाइगर बॉल माइनस 40 धोनी। तो हम बताने इसमें से कौन से ऑप्शन ट्रू होंगे अबाउट x। तो सबसे पहले x इज नॉट अ सेट, नहीं x सेट तो है क्योंकि इसमें सारे ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है जिसके बारे में हम जानते हैं, डिफाइंड तो है। x इज नॉट अ सेट तो ये भी गलत होगा। इसके रीजन देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x तो सेट है। हमें अब इन दोनों में से देखना है x इज अ सेट, x इज अ सेट बिकॉज x कंटेन आइटम दैट आर मोर देन 2 कैटेगरीज। ये तो ज़रूरी नहीं है, अगर कोई भी 1 कैटेगरी होती, मान लो सिर्फ 3 होता तो ये भी एक सेट होता, तो ये तो गलत हो गया। फोर्थ, बिकॉज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हाँ ये होगा क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट जो भी इसमें है वो वेल डिफाइंड है तो ये एक सेट होगा, तो हमारा आंसर फोर्थ है इसका। नेक्स्ट, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसमें कौन सा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है? पहला देखते हैं। 8 तो नहीं होगा, 2 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट 3, 5, 7, 11, हाँ ये होगा। 2, 5, 7, 27, 27 नहीं होगा, 3 से डिवाइड होता है। सेम 9 भी नहीं होगा, 3 से डिवाइड होता है। अपना आंसर आ गया सेकंड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स व्हेन डायग्राम्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हाँ सेट्स को अगर हमें एक पिक्चर में दिखाना है तो वेन डायग्राम का यूज करते हैं, ये सही है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेट और सबसेट क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ, ये मेरे ख्याल से आगे भी होगा। सबसेट आगे है तो मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा, बताने की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन पे मैं सेट सबसेट बताने के बाद आता हूँ। फिफ्थ हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अब देखते हैं। सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 45 एंड 50। 45 एंड 50 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर का आता है 49, तो ये तो एम्प्टी नहीं है। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल इंटीजर विच आर बोथ इवन एंड ओड। ऐसा तो कोई इंटीजर है नहीं जो इवन और ओड दोनों एक ही टाइम पे हो, तो ये एम्प्टी सेट है, तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल ईयर्स हैविंग 366 डेज। तो लीप ईयर्स 2000, 2004, 2006, हाँ तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 2। हमें प्राइम नंबर बताने जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 हिमसेल्फ डिवाइड होता है 2 से, तो एक सेट तो हो ही गया 2 का, तो ये भी अपना नहीं होगा। तो अपना फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आंसर गलत हो गया। एम्प्टी सेट एक ही है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर विच आर बोथ इवन एंड ओड, तो सेकंड अपना आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं पावर सेट। किसी भी सेट का हम पावर सेट कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है 1 और 2 और 3, तो इसका हम पावर सेट निकालेंगे। हम इसके सारे एलिमेंट का सेट बनाना, पहले अलग अलग लिख सकते हैं इनको, 1, 2 और 3। तो हमने लिख दिया 1, 2, 3। हमें इसकी सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेनी है। अब हम 1, 2 लिख सकते हैं, 1, 2, 2, 3, सेम लाइक 1, 3। अब एक मैं पूरे का कॉम्बिनेशन बताता हूँ, 1, 2, 3। और एक हर एक सेट में एक सेट हमेशा आता है, वो क्या है? वो है अपना 5। 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट। इसको हम हमेशा यूज करते हैं तो इसको भी हम काउंट करेंगे। तो मैं टोटल कितने हो गए? 8 एलिमेंट हो गए इसमें। सेम अगर ABC का हमें निकालना है तो इसमें हमारा क्या होगा? 5 ABCABACBC तो सेम वही एग्जांपल है 1, 2, 3 वाला, तो ये तो हो जाएगा अपना। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट M बी द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक हु स्टार्टिंग लेटर इज इधर S और T। M क्या है अपना?
ओल्ड डेज एंड वीक। ओल्ड डेज इन वीक क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब इसमें से कौन से लेटर है जो एस और टी से स्टार्ट हो रहे हैं? संडे हो रहा है, ट्यूसडे हो रहा है, थर्सडे हो रहा है, सैटरडे हो रहा है। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? 4। नेक्स्ट अब हम निकालने एन की। एन बी द सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर हुज एंडिंग लेटर इज वाई। तो जिसका एंड वाई से होता है मंथ ऑफ द ईयर, तो जनवरी, फरवरी, मार्च का नहीं होता, अप्रैल भी नहीं होता, मई मई होता है, और फिर जुलाई होता है। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किसी का नहीं होता। तो इसकी कार्डिनैलिटी भी क्या आ गई? 4। तो एम एंड एन दोनों की कार्डिनैलिटी क्या आ गई? 4 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट अब आते हैं हम सबसेट्स पे। सबसेट क्या होता है? अगर हमें दे रखा है एक सेट एक्स है, वो सबसेट है अनदर सेट वाई का। मान लो एक्स है, वो अपना सबसेट है वाई का। इसका मतलब क्या है? एक्स के जितने भी एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 एलिमेंट है एक्स में, तो वो सारे होने चाहिए वाई के अंदर। तो वाई के अंदर कम से कम 1 2 3 तो होना ही चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा भी हो सकता है, मान लो 4 5 6। तो ये होता है मतलब एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई का। इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं। इस नीचे वाले साइन का क्या मतलब तो पता ही होगा, इक्वल का साइन, जब इक्वल हो जाए तो। फॉर एग्जाम्पल एक्स होता अपना 1 2 3, वाई भी होता अपना 1 2 3, तो एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है। अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है। अपने इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी, फिर 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये होते हैं अपने इंटीजर्स। तो जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। सेम वे में अपने जितने भी इंटीजर्स हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, अपने रैशनल नंबर्स में आते हैं। और साथ में रैशनल नंबर में क्या आता है? पी बाई क्यू की फॉर्म वाले भी। फॉर एग्जाम्पल 1/2 3/2। और ये अपने बाकी सारे इंटीजर्स भी आते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और ये तो हमने पढ़ा ही है, रियल नंबर्स कैसे बनते हैं? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से। मतलब रैशनल नंबर पार्ट ही है एक रियल नंबर्स का, तो रैशनल नंबर्स ऑल्सो इज अ सबसेट ऑफ रैशनल रियल नंबर्स। और इरेशनल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर्स का। अब ये तो हो गया अपने सबसेट। इसके बाद आता है अपना प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या फ़र्क है? ये सेम सबसेट की तरह है, बस इतना फ़र्क है, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप हो गया, नॉट इक्वल का साइन आएगा बस, यहाँ पे इतना डिफरेंस था। इसमें हम x इज अ सबसेट ऑफ y लिखते हैं, बस हम वो केस इंक्लूड नहीं करते जब x और y इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर x हमारा 1 2, तो y हमारा 1 2 नहीं होगा। अगर 1 2 हो गया तो वो सबसेट तो होगा, पर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट के लिए बस ये कंडीशन है, x इज अ सबसेट ऑफ y बट x शुड नॉट इक्वल टू y। तो सेम, बस इक्वल टू का हमें साइन हटाना है, बाकी सब कुछ सेम है इसमें। तो इसके बाद हम क्वेश्चन जो हमने फोर्थ छोड़ा था उस पर आते हैं। फोर्थ कहाँ गया? कौन सा छोड़ा था हमने? हाँ, ये फोर्थ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ, मान लो 1 2 3 है ये 1 2 3 का सबसेट तो है ही, तो ये अपना करेक्ट हो गया। x इज अ सबसेट ऑफ y implies that x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y। नहीं, मैंने अभी बताया था x इज अ सबसेट ऑफ y, ये होता है साइन प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट में इक्वल टू का साइन नहीं आता, तो ये गलत हो गया। एम्प्टी सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट 5, ये सही है। एम्प्टी सेट में एक ही एलिमेंट होता है, वो अपना क्या होता है? 5। 5 नॉट 5। आ चुके हैं एक्टिविटी 1.5 पे। हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कॉम्प्रिहेंशन। तो हमें सेट को डिफाइन करने का एक पर्टिकुलर वे होता है जो हमें याद रखना है। सबसे पहले हमें उसमें डिफाइन करना होता है एक्स, या फिर कोई भी हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो भी हो, जो भी हमें
फंक्शन निकालना है वो। अब उसके बाद हमें यहाँ पे डालना होता है एक डैश। उस में बताना होता है जो हमारा नंबर है वो किससे बिलोंग करता है। इट कैन बी अ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें हमें नेचुरल नंबर दे रखा है। उसके बाद हमें डिफाइन करनी होती है कंडीशन कि एक्स इज, मान लो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज इवन, एक्स इज ओड। तो ये होता है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन वे। तो इनमें से ऐसा कौन सा वे है? एक ही वे है, सेकंड। इसके अलावा कोई आस पास भी मैच नहीं कर रहा तो हम सेकंड पे टिक लगा देंगे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5? हमें इसमें रिप्रेजेंटेशन बताना कौन सा सही है। देखो एक्स के बाद डैश चारों में है, और इसमें ये बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें दे रखा है नेचुरल नंबर्स डेट आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो पहला अपना सही है, चौथा अपना सही है। अब हमें देखना है एक्स मोड 3 इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब हम एक्स को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा है, मतलब 3 का मल्टीपल है। और एक्स मोड 5 इज इक्वल टू जीरो मतलब 5 का मल्टीपल है। दोनों ऑप्शन सेम है, पर डिफरेंस कहाँ है? एंड और का। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? और। तो हम लगाएंगे और पे। तो पहला भी हो गया अपना गलत, अपना करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। चलते अब हम नेक्स्ट पे। अब हमें दे रखा है सेट। वॉलीबॉल कितने बच्चे खेलते हैं उनका नाम, बास्केटबॉल और उनका नाम, क्रिकेट कौन से बच्चे खेलते हैं और उनका नाम। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट स्टूडेंट फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। हमें वो बताना है जो क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। सो हम देखते हैं यहाँ पे, कहाँ गया चरण? बास्केटबॉल में भी है, क्रिकेट में भी है। राकेश बास्केटबॉल में भी है और क्रिकेट में भी है। किरण, किरण भी बास्केटबॉल में भी है, क्रिकेट में भी है। चिदम्बरम, चिदम्बरम नहीं है। बालाचंद्रा, बालाचंद्रा भी नहीं है। तो हमारे नाम क्या हो गए? चरण, किरण और राकेश। ये तीन है जो बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द स्टूडेंट प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स? जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब देखो इसमें क्या नाम है? चरण, चरण तीनों में है। और कोई तो नहीं है जो तीनों स्पोर्ट्स खेलता हो, तो इसका आंसर है चरण। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट स्टूडेंट फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी टू प्ले वॉलीबॉल बट नॉट क्रिकेट? हमें वो बताना है जो वॉलीबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट नहीं खेलते। अखिल वॉलीबॉल खेलता है? हाँ। क्या अखिल क्रिकेट खेलता है? हाँ। तो ये तो हो गया अपना गलत। ओ, तो पहला हो गया अपना गलत। अगला सेकंड, सुनील। क्या सुनील वॉलीबॉल खेलता है? हाँ। क्या सुनील क्रिकेट खेलता है? नहीं। तो ये सही है। कार्तिक, कार्तिक वॉलीबॉल खेलता है? हाँ। क्या कार्तिक क्रिकेट खेलता है? नहीं। तो अपना आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट स्टूडेंट फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी हु आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट? जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हमें उनका सेट बताना है। दयाल, क्या क्रिकेट खेल रहा है? नहीं। हाँ खेल रहा है, पहला गलत। राकेश क्रिकेट खेल रहा है? यस। तो दूसरा भी गलत। भुवन क्रिकेट खेल रहा है? नहीं। जयवर्धन क्रिकेट खेल रहा है? हाँ खेल, तीसरा भी गलत। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ गया फोर्थ, क्योंकि तीन सुनील भी नहीं खेल रहा, चिदम्बरम भी नहीं, कार्तिक भी नहीं, बालाचंद्रा भी नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी। सेट ए में क्या है? होल टिकट, पेन, कैलकुलेटर, रूलर, पेंसिल। सेट बी में क्या है? कंपास, पेंसिल, ड्राफ्टर, रूलर, इरेजर, शॉर्पनर, होल टिकट। अगर ए एंड बी एग्जाम दोनों साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहे हैं तो कौन कौन से सामान लेने जाने जरूरी है? तो हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमारे जरूरी हैं। तो होल टिकट सबसे पहले, फिर पेन, कैलकुलेटर, रूलर, पेंसिल, कंपास, पेंसिल तो दो बार रिपीट हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, ड्राफ्टर,
रूलर भी रिपीट हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इरेजर, शॉर्पनर और होल टिकट भी लिखने की जरूरत, तो ये होगा अपना सेट जो लेके जाना जरूरी है। अब किसी बच्चे ने कैलकुलेटर अपना भूल गया तो वो कौन सा एग्जाम नहीं दे पाएगा। अगर वो कैलकुलेटर भूला तो ये किसका था, ए का था, तो वो एग्जाम ए नहीं दे पाएगा। अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.6 पे। बताना इसमें से इनफाइनाइट सेट कौन सा है। तो सेट ऑफ ऑल नोबल लोट्रेट्स, मतलब कोई नोबल लोट्रेट्स अवार्ड विनिंग होंगे जिन्होंने अवार्ड जीता, तो लिमिटेड ही लोग होंगे, इनफाइनाइट तो नहीं होंगे। तो पहला तो फिनाइट है। सेट ऑफ स्क्वेयर ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स, ओड नंबर्स जो है 1 2 3 4 इनका स्क्वेयर, तो 1 टू इन्फिनिटी तक जाता है तो सबका स्क्वेयर करते रहेंगे, तो ये तो इनफाइनाइट है। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ऑल कंट्रीज तो लिमिटेड ही है, कुछ 220 समथिंग है, तो ये तो फिनाइट है अपना। सेट ऑफ ऑल लीप ईयर्स, ये भी इनफाइनाइट है, कहीं तक भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ईयर, तो हमारे दो इनफाइनाइट सेट्स हैं। नेक्स्ट, हमें बताना है कोई नंबर इस इंटरवल में -2 से 0 एंड 4 से 8, तो हमें बताना है इस चारों में से कौन सा सही होगा। आर बिलोंग्स टू आर। अब सबसे पहले ये -2, 0 यूनियन मतलब होता है ऐड करना, मतलब हमें -2, 0 में 4, 8 ऐड करना है। और इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूड। अगर ये ब्रैकेट है तो हम उस नंबर को इंक्लूड करेंगे, और ये ब्रैकेट है तो हम उस नंबर को करेंगे एक्सक्लूड। तो जैसे यहाँ पे 4, 8 है, 4, 8 में हम सारे नंबर लेंगे 4 से लेके 8 तक। हम 4.1 ले सकते हैं, लेकिन हम 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 के साथ ये वाली ब्रैकेट है। लाइक 5.1, 5, 6, 7 टिल हम 8 तक ले सकते हैं, और इसमें हम 8 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि 8 के पास ये वाली ब्रैकेट है, तो हमें देखना है अब। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी आर इन्होंने हमें वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, वो है -2 से बड़ी। क्या हम -2 को इंक्लूड करेंगे, हाँ, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट है तो हम इंक्लूड करेंगे। और 0 से छोटी, इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, 0 को नहीं, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट है। सेम 4 के लिए 4 से बड़ी और 8 से छोटी, इसमें हम 8 को इंक्लूड करेंगे तो इक्वल टू का साइन आ गया। अब हमें देखना है इसमें ऐसा ऑप्शन में कौन से दे रखे हैं, ये भी ये भी वैसा ही ऑप्शन है, ये वैसा ही ऑप्शन है, ये तो अपना गलत हो गया। हमें इन दोनों ऑप्शन में से चूज करना है। देखना हमें एंड किस में आएगा और किस में आएगा। इसमें हमें दे रखा है यूनियन, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी एलिमेंट, और का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कोई सा भी एलिमेंट या तो -2 से 0 के बीच में हो या 4 से 8 के बीच में हो। पर हमें क्या चाहिए, 4 से -2 से लेके 0 और 4 से लेके 8 इनका यूनियन, मतलब इनको जोड़ना है। तो हम इसमें यूज करेंगे एंड का, -2 से 0 और 4 से 8, इसको हम इस तरीके से बोलेंगे। और का मतलब क्या होगा, -2 से 0 या 4 से 8। यहाँ पे या का यूज नहीं होगा, यहाँ पे और का यूज होगा, तो हमारा आंसर आ गया एंड वाला, और वाला भी होगा गलत। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कॉम्प्रिहेंशन डिफाइन स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। इसमें से फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर कौन से डिफाइन करते हैं, तो सिंपल है। पहला ऑप्शन, हमें n दे रखा है, √n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन 100। तो अगर √n नेचुरल नंबर है तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे √n का, तो वो भी तो नेचुरल नंबर ही होगा। कोई भी, मान लो √5, इसका स्क्वायर कर दो 5, वो भी एक नेचुरल नंबर ही। और इसने बोल रखा है √9 ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, तो √5 तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। यहाँ पे आएगा जैसे √16 जो परफेक्ट स्क्वायर वाले है, तो ये आता है 4। 4 एक नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होगा 16, तो 16 भी एक नेचुरल नंबर है। तो ये लेस देन 100, तो कौन से होंगे, 0, 1, 2 से लेके 99। क्या ये 100 नेचुरल नंबर्स हैं, हाँ, क्योंकि हम 0 से 99 तक 100 होते हैं, तो पहला तो हो गया अपना सही। नेक्स्ट, n स्क्वायर लेस देन 100, जिसमें क्या होगा, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये तो होगा 0, 1, 4, 9, 16। ये इस वे में इंक्रीज करेगा,
और ये तो बहुत ही ऊपर चला जाएगा 99 का स्केल, ये 100 से नीचे वाले नेचुरल नंबर्स तो नहीं आ रहे, तो ये भी होगा गलत। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। इसमें हम दे रखा है एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और रूट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब हमारा जो रूट एन है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब हमें एन लेस देन 10,000, अब हमें सिर्फ वही लेने हैं रूट एन में जो हमें नेचुरल नंबर्स दे। ठीक है, तो ऐसे कौन से होंगे? सबसे पहले होगा 1, जैसे फॉर एग्जांपल रूट 4, फॉर एग्जांपल रूट 9, रूट 16, और सेम हम ऐसे लेते जाएंगे टिल 10,000 तक, एन की वैल्यू 10,000 तक ना पहुंच जाए। 99 का स्केयर क्या होता है? 81, 8 कैरी 981, 91, 891, 10, 9801। सो अंडर रूट ऑफ 9801, ये क्या होगा? 99। ये लास्ट नंबर होगा 10,000 से पहले, जो कि हमें क्या दे रहा होगा? एक नेचुरल नंबर रूट एन करने पे। तो ऐसे कौन से नंबर हुए एन के जो रूट एन करने पे नेचुरल नंबर के इक्वल आते हुए? 1 2 3 4 5 और रूट 0 भी, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक? 99। तो क्या ये भी 100 नेचुरल नंबर हुए? हाँ, ये भी हुए। तो थर्ड भी अपना सही होगा। और फोर्थ अपना गलत हो जाएगा क्योंकि तो एन स्क्वायर दे रखा है, अगर हम एन स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। फोर्थ भी गया। अब हम फोर्थ पे आते हैं। एम्प्टी सेट कंटेन वन एलिमेंट 5, करेक्ट। एक ही एलिमेंट होता है एम्प्टी सेट में, होता है 5। सेट विद n एलिमेंट्स हैज 2 की पावर n माइनस 1 सबसेट्स। सबसेट किसी भी क्या होता है? अगर किसी में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो ये तो गलत हो गया। अगर हमें प्रॉपर सबसेट निकालना होता तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ पे n के, यहाँ फिर भी n के ऊपर माइनस 1 नहीं आता इसमें, 2 की पावर n माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला प्रॉपर सबसेट का। एम्प्टी सेट इज एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ अ सेट। एम्प्टी सेट होता है पावर सेट में, हमने देखा है कि 5 का यूज करते ही हम पावर सेट में, तो एम्प्टी सेट यूज होता है उसमें। ओ, ये मैंने रोंग दबा दिया, करेक्ट है। पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, हाँ ये भी सही है। पावर सेट में सारे के सारे सबसेट्स आ जाते हैं। फिफ्थ पे आते हैं। हमें बताना है कौन सा इंटरवल है वो 2 से 3 के बीच में आ रहा है। हम पहला लेते हैं 0, कहाँ गया? 0,2.3 यूनियन 2.3,3। अगर हम दोनों को यूनियन कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से लेके 3 तक। हम सारी वैल्यू ले लेंगे जो इसके अंदर है, इसके अंदर है, उसको ऐड कर देंगे तो 0 से 3 के बीच की सारी वैल्यूज आ गई। और अब हम लेंगे इंटरसेक्शन, कहाँ पे? 0,2.3। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है? यही आ रहा है 0,2.3। क्या ये 2 और 3 के बीच में? नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हो गया अपना गलत। नेक्स्ट 2,2.5 यूनियन 2.5,4, तो ये आ गया अपना 2,4। अब हमें इन डिफरेंस, ये होता है डिफरेंस का साइन, मतलब माइनस, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है? 0,2.3। तो अगर हम इसमें 0,2.3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.3 से लेके 4 तक की सारी वैल्यूज। क्या ये 2 से 3 के बीच में? नहीं, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट अब 2,2.5 यूनियन 2.5,4, तो ये भी होगा 2,4। अब इसमें हम इंटरसेक्शन लेना है 0,3। तो हमारा, अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो हमारा कॉमन आता है 2,3। क्या ये 2 और 3 के बीच की वैल्यू है? हाँ, ये तो है। थर्ड हो गया अपना सही। नेक्स्ट 0,2.3 यूनियन 2.2,3, तो ये तो हो गया अपना 0.3, ओ सॉरी 0 से 3, और इसमें से हम माइनस कर दें 0,2.3, तो हमारा आंसर आ गया 2.3 से लेके 3 तक की सारी वैल्यूज। तो ये क्या 2 और 3 के बीच में है? ये भी है, तो ये भी अपना आंसर होगा करेक्ट। तो थर्ड और फोर्थ है इसका आंसर।
अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। लेट m बी अ सेट ऑफ all रियल नंबर्स that are strictly greater than 6। m रियल नंबर्स है जो कि ग्रेटर देन 6 है। और स्ट्रिक्टली लेस देन 6, या तो वो 6 से बड़े हैं या वो छोटे हैं -6 से। ये दिख नहीं रहा होगा ठीक से, ये -6 है। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट b इन अ सेट कॉम्प्रीहेंशन फॉर्म वेयर b इज, हमें इसको सेट कॉम्प्रीहेंशन फॉर्म में लिखना है। तो x की वैल्यू क्या है, -6 से छोटी है, तो मतलब -6 माइनस इन्फिनिटी से लेकर -6 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, और 6 से बड़ी है तो 6 से लेकर इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो मतलब हमें इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। तो सिंपल है, इसका हम लेते रहते हैं यूनियन। ऐसा सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसका, पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है इसने स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, मतलब इक्वल टू का तो साइन आएगा ही नहीं अगर स्ट्रिक्टली लेस और स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो फोर्थ भी ऑप्शन हो गया अपना गलत। फर्स्ट और सेकंड तो कहीं से मैच ही नहीं करा तो ऑलरेडी गलत हो गया, आंसर अपना थर्ड। नेक्स्ट सेवंथ, टू फिनाइट सेट्स हैं ए एंड बी सच दैट टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के जो सबसेट है इज 56 मोर देन बी। मान लो अगर ए के अंदर है अपने ए एलिमेंट और बी के अंदर है अपने छोटा बी एलिमेंट, तो टोटल सबसेट ऑफ ए इज 56 मोर देन बी। अगर सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर ए होता है, ये कितना ज़्यादा है, बी से 56 ज़्यादा है, इतना डिफरेंस है। अब इस इक्वेशन को कौन सा नंबर सेटिस्फाई करता है वो हमें चेक करना ऑप्शन से। 6,3 देखते हैं, अगर 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 56, हमने ए और बी की वैल्यू डाल के देख लिया हमने जो हमने मानी थी। 2 की पावर 6 होता है अपना अप्रोक्स 64, और ये 8 प्लस 56 कितना होता है 64, तो 64 तो अपना पहला ही आंसर हो गया। आगे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, पर सिंगल करेक्ट है तो मेरे को पहले में आंसर मिलेगा, तो मेरे को पता है आगे तो हो ही नहीं सकता। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 1.7 पे, आज की लास्ट एक्टिविटी और सबसे लंबी एक्टिविटी, और फाइनल जो हमारा क्विज 1 होगा। क्विज 1 में इस स्पेसिफिक एक्टिविटी 1.7 से क्वेश्चन आने की 20 टुक मैथ्स, 18 टुक स्टैट्स, 16 took English, 7 took math stats, 7 took math English, 9 took statistics English, 3 took all 3 courses। हमें बताने हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई सा भी कोर्स नहीं लिया। इसके होते हैं दो मेथड, एक तो होता है इसको हम फॉर्मूला से कर लें, फॉर्मूला से करना ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, और दूसरा होता है हम इसको कंसेप्ट के साथ करें, तो मैं इसको दोनों वे से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या है, फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास तीन चीज़ें दे रखी है, n of number of elements of A union B union C is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of A intersection C minus n of B intersection C प्लस में n of A intersection B intersection C। मतलब वो बच्चे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ले रखे हैं। एन ऑफ ए जिन्होंने एक सब्जेक्ट लिया मतलब मैथ लिया है, ए को मैं मैथ मान लेता हूँ, स्टैट्स को बी और इंग्लिश को सी। तो मतलब एन ऑफ ए मतलब जिन्होंने मैथ लिया है, बी जिन्होंने स्टैट्स लिया है, सी जिन्होंने इंग्लिश लिया है, ए बी जिन्होंने मैथ स्टैट्स लिया है, ए सी जिन्होंने मैथ और इंग्लिश लिया है, ए बी सी मतलब जिन्होंने मैथ स्टैट इंग्लिश तीनों लिया है। ठीक है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने तीनों लिया, वो निकालने के लिए हम सिंपल यूज़ करते हैं। हमारे पास एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है 20, मैथ लिया 20 ने, स्टैट्स लिया 18 ने, इंग्लिश लिया 16 ने, मैथ स्टैट्स दोनों लिया है 7 ने, और मैथ इंग्लिश दोनों लिया है 7 ने, और इंग्लिश एंड स्टैट्स लिया है 9 ने, और तीनों कितनों ने लिए हैं, तीन बच्चों ने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो ये अपना आएगा 38, 44, 54, 54 में से 14 गए 40, 40
-9 31, 31 + 3 34, तो टोटल 34 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कोई भी कोर्स नहीं लिया, तो कितने होंगे? 40, हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे, माइनस में 34, तो 6 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कोई भी कोर्स नहीं लिया। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। इन अ सर्वे ये हमें मिला कि 30 पीपल को पसंद है एप्पल, 45 को पसंद है ऑरेंज, 20 को पसंद है बोथ। हमें निकालने हैं हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन फ्रूट। वो पर्सन जिनको सिर्फ या तो एप्पल पसंद है या सिर्फ ऑरेंज पसंद है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? 30 लोगों को, टोटल 30 लोग हैं जिनको, अबे 30 लोग हैं जिनको एप्पल पसंद है। ठीक है, अब इन 30 लोगों को एप्पल पसंद है। अब इसमें से 20 पीपल वो है जिनको बोथ एप्पल एंड ऑरेंज पसंद है, तो हम पहले ऑरेंज भी देख ले। 45 पीपलों को पसंद है ऑरेंज। हम इन दोनों का में से हम निकालते हैं 20 पीपल है जो उनको बोथ एप्पल एंड ऑरेंज पसंद है। तो ध्यान से सोचने की बात है, 20 लोग हैं, एप्पल 30 लोग जो एप्पल जिनको पसंद करते हैं, उसमें से 20 लोग तो वो होंगे जिनको एप्पल भी पसंद है ऑरेंज भी पसंद है, तो उन 20 को तो हटा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो वो निकालना है जिनको सिर्फ एप्पल पसंद है। सेम लॉजिक से 45 लोगों को पसंद है ऑरेंज, उसमें भी तो वो लोग होंगे 20 लोग जिनको एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद है, तो वो भी तो हम इसमें काउंट कर लिए हैं। तो इसमें से मैं वो 20 लोग हटा दूँ जिनको एप्पल ऑरेंज दोनों पसंद है, तो कितने बचे? 25। और अब हमें बताना है टोटल लोग जिनको ओनली वन फ्रूट पसंद है, तो ये तो अपने कितने हो गए इन दोनों का सम, एप्पल प्लस ऑरेंज का, ये होगा 35। तो 35% होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ एक फ्रूट पसंद है, या तो ओनली एप्पल या तो ओनली ऑरेंज। तो सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं होंगे, कईयों में लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 स्टूडेंट्स प्लेस क्रिकेट, जिसमें से 35 फुटबॉल खेलते हैं, 14 बोथ खेलते हैं, 9 नाइदर, इनमें से कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलते, तो कितने स्टूडेंट्स है क्लास में? ठीक है, अब 50 में से उनको हटा दें हम सबसे पहले जो कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलते, तो बच्चे 41। ये होगी अपनी ए यूनियन बी की वैल्यू, मतलब टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू। अब हम लगा देते हैं फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है अपनी? 41। जो क्रिकेट खेलते हैं, ओ यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, ये मैं मिस्टेक काट नहीं रहा क्योंकि किसी भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे पढ़ लिया 50 स्टूडेंट्स प्ले स्पोर्ट्स, मैंने यहाँ पे क्रिकेट नहीं पढ़ा कि 50 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारी एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है कि हाउ मेनी स्टूडेंट देयर इन द क्लास। हमें एन ऑफ ए दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट वो प्ले क्रिकेट, वो कितने हैं? 50। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 15। और जो दोनों खेलने वाले, बोथ खेलने वाले कितने हैं? 14। तो 75 माइनस 14, ये कितना अपना? 61। 61 हो गए टोटल स्टूडेंट्स। अब 61 तो हो गए स्टूडेंट जो कि खेलते हैं कोई ना कोई स्पोर्ट्स। अब उस 61 में हम वो ऐड कर दे जो कि कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलते, तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल स्टूडेंट जो कि होंगे अपने 70। ठीक है, उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल आर प्लानिंग टू गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट देयर 10 ईयर फ्रेंडशिप। तो 25 लोग हैं, उन्हें फ्रेंडशिप अपनी सेलिब्रेट करनी है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 25 लोग हैं ये इंपॉर्टेंट है। 25 पीपल। अब उसमें से 9 सजेस्टेड टू गो टू गोवा, 9 ने सजेस्ट किया कि गोवा चलते हैं, गोवा बोला 9 लोगों ने। 8 सजेस्टेड टू गो टू बैंकॉक, बैंकॉक जाने को बोला 8 लोगों ने। एक्स सजेस्टेड टू गो टू पौंडीचेरी, पौंडीचेरी जाने को बोला 8 लोगों ने, सॉरी एक्स लोगों ने। 3 ऑफ देम, उसमें से तीनों ने कोई प्लेस ही सजेस्ट नहीं किया, तो उन 3 को तो हटा ही देते हैं, तो बचे 22। 22 में से इन लोगों ने सजेस्ट किया। अब बताना है
ईच पर्सन ओनली वन प्लेस, अगर हर एक पर्सन ने एक ही प्लेस सजेस्ट किया है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो 22 इज इक्वल टू, सिंपल है, तो 9 + 8 + x। हमें पुडुचेरी बताना है कितनों ने सजेस्ट किया, तो हो जाएगा 17। 22 - 17 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू सिंपल क्या आ गई अपनी? 5। कोई मुश्किल नहीं था ये। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, उसने क्या पता चला उसे कि उसके 200 क्लाइंट्स हैं जो कि टेलीविज़न, रेडियो या बोथ, मतलब या तो वो टेलीविज़न यूज़ करते हैं या वो रेडियो यूज़ करते हैं या बोथ यूज़ करते हैं। तो टेलीविज़न या रेडियो या बोथ। अब उनको ये पता चला कि 150 यूज़ टेलीविज़न, हाउ मैनी यूज़ ओनली रेडियो। अब तेरे को ये बताना है, अगर जो 150 लोग हैं जो टेलीविज़न यूज़ करते हैं, इसमें तो वो लोग भी होंगे जो कि टेलीविज़न यूज़ करते हैं और वो लोग भी होंगे जो टेलीविज़न एंड रेडियो बोथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो तेरे को इन दोनों का सम दे रखा है 150 और टेलीविज़न, रेडियो और बोथ का सम दे रखा है 200। तो अगर तू 200 में से 150 घटाएगा तो तेरे को क्या मिलेगा? देख, इसमें क्या है? टेलीविज़न, इसमें भी है टेलीविज़न। जब इनको माइनस करेगा इसमें से तो टेलीविज़न वाले तो कट जाएंगे। सेम, जिनके पास टेलीविज़न, रेडियो बोथ है वो भी कट जाएंगे। तो बच जाएगा क्या? ओनली रेडियो वाले लोग। तो अगर हम 200 में से ये 150 माइनस कर दे, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? वो वही होगा जितने लोग रेडियो यूज़ कर रहे हैं। तो 50 अपना आंसर क्या आ गया? रेडियो का। ओनली लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? रिलेशन। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये था पार्ट 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? रिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, फिर प्रॉब्लम, फिर फंक्शन, फिर एक्टिविटी क्वेश्चंस जितने भी हैं, और उससे नेक्स्ट में हम करेंगे प्रैक्टिस असाइनमेंट। ये कई एग्जाम्पल भी ले रखे हैं। थैंक यू। जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं, एक्टिविटी क्वेश्चंस है, वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो भी अटैच होगा डिस्क्रिप्शन में। आपके जो ओपिनियंस है कि मेरे को लेक्चर को कैसे इंप्रूव करना चाहिए, ये लेक्चर में कौन सी एडिशनल चीज़ें डाल सकता हूँ, जैसे एडिशनल क्वेश्चन या और भी कोई ऐसा ओपिनियन है, तो हम लोग कमेंट में बताएं, मैं उससे ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द सपोर्ट। ये मेरे को मोटिवेट करेगा कि मैं और ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। और तब तक के लिए ओके बाय, तत्ते बाय।